दोस्तों, हमारा ये सोलर सिस्टम कई सारी मिस्ट्री से भरा हुआ है। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यूनिवर्स में बाइनरी और ट्राइनरी सोलर सिस्टम यानी कि 2 या 3 स्टार्स वाले सोलर सिस्टम काफी कॉमन है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का सूरज अकेला ही है। पर बहुत से वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले हमारा सूरज अकेला नहीं हुआ करता था, बल्कि एक नेमेसिस नाम का स्टार भी हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता था। आप सभी नेमेसिस के बारे में डिटेल में जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, तो लो भाई, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। आज हम जानेंगे कि नेमेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है और वैज्ञानिक किस आधार पर इसके एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। क्या नेमेसिस आज भी हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है या फिर ये दूर कहीं अंतरिक्ष की सैर कर रहा है? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। साल 1984 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के 2 पैलियोंटोलॉजिस्ट डेविड रॉप और जैक सैप्कोस्की ने अपने एक रिसर्च पेपर में दावा किया कि जब हम पिछले 25 करोड़ साल की हिस्ट्री में धरती पर हुए मास एक्सटिंक्शंस को एनालाइज करते हैं तो हमें इसमें एक पीरियोडिसिटी दिखती है। मतलब ऑलमोस्ट हर 2.6 करोड़ साल बाद एक मास एक्सटिंक्शन धरती पर होता है। रॉप और सैप्कोस्की ने बहुत कोशिशें की, लेकिन वो अपनी रिसर्च में किए गए इस दावे को प्रूफ नहीं कर सके। मतलब उन्हें इसका कोई पॉसिबल रीजन समझ नहीं आया। आखिर में उन्होंने मान लिया कि ये किसी नॉन टेरेस्ट्रियल यानी कि धरती के बाहर के फैक्टर के कारण हो रहा है। इस बात पर दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स की अलग अलग टीम ने इस पूरी मैकेनिज्म को स्टडी करने में लग गई। कई सालों के रिसर्च के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना के 2 एस्ट्रोनॉमर्स डैनियल विटमायर और एल्बर्ट जैक्सन फोर्थ और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के 3 एस्ट्रोनॉमर्स मार्क डेविस, पिएट हर्ट और रिचर्ड म्यूलर, इन दोनों टीम्स ने रॉप और सैप्कोस्की के रिसर्च पेपर्स के बारे में अपनी अपनी इंडिपेंडेंट थ्योरीज दी। लेकिन इन दोनों थ्योरीज का सार यही था कि हमारे सूरज का एक कंपेनियन स्टार भी है जो ऊट क्लाउड में या फिर उसके पार करीब 1.5 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर स्थित है। इसकी ऑर्बिट बहुत ज्यादा इलेप्टिकल है और हर 2.6 से 2.7 करोड़ साल में ये ऊट क्लाउड में ऑर्बिट करने वाले कॉमेट्स को अपने ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फंसाकर इनर सोलर सिस्टम की ओर डाइवर्ट कर देता है। इससे धरती से टकराने वाले कॉमेट्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है और यही धरती पर मास एक्सटिंक्शन का कारण भी बनता है। इस हाइपोथेसिस को नेमेसिस या डेथ स्टार हाइपोथेसिस नाम दिया गया। अब इससे पहले कि मैं आपको नेमेसिस हाइपोथेसिस के बारे में और डिटेल में बताऊं, आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर ऐसे कौन से रीजंस हैं जो नेमेसिस के एग्जिस्टेंस की ओर इशारा करता है। पहला रीजन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हर 2.7 करोड़ साल बाद धरती पर एक मास एक्सटिंक्शन की जो बात कही जा रही थी उसके पीछे सूरज के किसी कंपेनियन स्टार का ही हाथ हो सकता है। यहाँ दूसरा रीजन है सेडना की ऑर्बिट। सेडना हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट एक ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट है जो करीब 85 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की डिस्टेंस पर स्थित है। साल 2003 में जब इसकी खोज की गई थी, उसी समय इसकी खोज करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स माइकल ब्राउन ने कहा था कि सेडना जहां पर है उसे वहां पर होना ही नहीं चाहिए था। इसको सूरज की एक ऑर्बिट को पूरा करने में करीब 11,400 साल लगते हैं। यह अपनी ऑर्बिट में कभी भी सूरज के इतने करीब नहीं आता कि ये उससे अफेक्ट हो पाए और कभी भी सूरज से इतनी दूर नहीं जाता कि ये दूसरे सोलर सिस्टम के स्टार से अट्रैक्ट हो जाए। माइकल ब्राउन का दावा था कि आउटर सोलर सिस्टम में कोई विशालकाय ऑब्जेक्ट तो जरूर है जो सेडना की इस अनयूजुअल ऑर्बिट के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर उन्होंने इसका एक और रीजन दिया था। उनके अनुसार ये या तो हाइपोथेटिकल प्लैनेट 9 के कारण था या फिर प्राचीन समय में हमारे सोलर सिस्टम के पास से दूसरे स्टार्स गुजरे थे जिन्होंने सेडना की ऑर्बिट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला। इस तरह अगर हम माइकल ब्राउन की बातों को माने तो नेमेसिस हमारे सूरज का कोई कंपेनियन स्टार नहीं था, बल्कि ये कोई दूसरे सोलर सिस्टम का स्टार था या फिर कोई रोग स्टार था। यहाँ हमें नेमेसिस हाइपोथेसिस पर वापस जाना चाहिए और जानना चाहिए कि दोनों एस्ट्रोनॉमिकल टीम्स ने इसके एग्जिस्टेंस के बारे में क्या क्या तर्क दिए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के एस्ट्रोनॉमिकल टीम का कहना था कि नेमेसिस एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिसका अपैरेंट मैग्नीट्यूड 7 से 12 के बीच में होगा, यानी कि ये बहुत ज्यादा डिम होगा। इसी कारण से हम इसकी डिस्टेंस को आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन अगर ऐसा है तो इसे हमारे स्टार कैटलॉग्स में तो जरूर होना चाहिए था। इसी टीम के एक मेंबर रिचर्ड म्यूलर ने बताया कि अगर नेमेसिस एक रेड ड्वार्फ स्टार है तो हम इसे पैरेलैक्स मेथड से डिस्कवर कर सकते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट्स की अपेरेंट पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को समझने का एक मेथड होता है। इंटरेस्टिंगली धरती से करीब 10 लाइट ईयर्स दूर स्थित बार्नार्ड स्टार को इसी टेक्निक से साल 1916 में ही डिस्कवर कर लिया गया था, जबकि उसका अपेरेंट मैग्नीट्यूड केवल 9 था। तो फिर हमारे सोलर सिस्टम में ही स्थित किसी ऑब्जेक्ट को डिस्कवर कैसे नहीं किया जा सका? इस पर एक और तर्क ये दिया गया कि नेमेसिस की ऑर्बिट बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, मतलब वो हमेशा एक ही ऑर्बिट में सेम टाइम में नहीं चलता। यही कारण है कि उसके प्रॉपर मोशन को कभी नहीं समझा जा सका। पर अगर हम इस तर्क पर फोकस करें तो ये तो रॉप और सेप्कोस्की के रिसर्च के विरुद्ध है, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि मास एक्सटेंशन में एक पीरियोडिसिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ लुइजियाना की टीम के अनुसार नेमेसिस एक रेड ड्वार्फ नहीं बल्कि ब्राउन ड्वार्फ है। ऐसे स्टार्स को हम नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से नहीं खोज सकते। ये काफी ठंडे होते हैं और इन्हें इंफ्रारेड लाइट में ही खोजा जा सकता है। साल 1986 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की लॉसनर ऑब्जर्वेटरी से इसे खोजने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। 1997 से 2001 के बीच अमेरिका के एरिजोना में 2 माइक्रोन ऑल स्काई सर्वे यानी कि 2 मास नाम के एक एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे किया गया था। इसमें टोटल 173 ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स को खोजा गया था जो सोलर सिस्टम से काफी डिस्टेंस पर मौजूद थे, लेकिन इनमें से एक भी नेमेसिस नहीं निकला। फरवरी 2011 में नासा के वाइज मिशन यानी कि वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर मिशन के दौरान भी कई सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स को खोजा गया था। ये प्लैनेट्स धरती से 20 लाइट ईयर्स तक की दूरी पर स्थित थे। इनमें से एक तो 10 लाइट ईयर्स दूर स्थित एक ब्राउन ड्वार्फ था जिसका टेम्परेचर -120 डिग्री सेल्सियस के लगभग था। इस तरह नासा ने इस बात को डिसअप्रूव कर दिया कि सोलर सिस्टम में कोई नेमेसिस नाम की चीज है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि ऊट क्लाउड में 10,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी तक कोई भी सैटर्न की साइज का ऑब्जेक्ट भी नहीं है। 2011 में एक और थ्योरी सामने आई। इसमें कहा गया कि जब मॉडर्न पैलियोंटोलॉजिस्ट ने धरती के क्रेटर की जांच की तो उन्हें वहां पर ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले कि इन मास एक्सटेंशन के बीच में कोई पीरियोडिसिटी थी। मतलब ये तो बिल्कुल हिंदी सीरियल्स जैसा मैटर हो गया। जिसे आप अपना भाई समझकर उसकी मदद कर रहे थे वही सबसे बड़ा विलन निकला। डेविड रॉप और जैक सेप्कोस्की के जिन रिसर्च पेपर्स पर और जिस मास एक्सटेंशन पीरियोडिसिटी थ्योरी के आधार पर सभी नेमेसिस की खोज में लगे हुए थे वही थ्योरी गलत निकली। अब अभी नेमेसिस का रहस्य खत्म नहीं हुआ है। जो लोग अभी भी नेमेसिस हाइपोथेसिस पर विश्वास करते हैं वो मानते हैं कि साल 2021 में चिले में शुरू होने वाली वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी से इसका पता लगाए जाने की संभावना है, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस्ड होने वाली है। साल 2017 में आई एक साइंटिफिक रिसर्च में यह दावा किया गया था कि यूनिवर्स का कोई भी स्टार बिना किसी कंपेनियन स्टार के बन ही नहीं सकता। मतलब इसे कम से कम एक साथी तो जरूर चाहिए। अगर हम इस बात को सच माने तो हमारे सूरज का भी एक नया कंपेनियन तो जरूर होगा, लेकिन शायद अर्ली सोलर सिस्टम में ही किन्हीं वजहों से वो हमारे सोलर सिस्टम से दूर हो गया होगा। ऐसे में वो आज भी हमारे मिल्की वे में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा और क्या पता हम फ्यूचर में इसे डिस्कवर कर ले। वैसे क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होता अगर हमारे सोलर सिस्टम में एक के बजाय 2 स्टार्स होते तो? इसके बारे में मैंने आपके लिए एक डिटेल वीडियो पहले ही बना दिया है। उसे देखने के लिए ऊपर आई के बटन पर जरूर क्लिक करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहे तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल मर्चेंडाइज को खरीद कर। और क्या आपको पता है कि अभी बहुत सारे नए डिजाइन आए हैं वेबसाइट पर, तो जल्दी से जाके एक बार चेकआउट करो। बहुत ही अच्छे डिजाइन है जो आपको बेशक पसंद आएंगे। तो जल्दी से जाओ antarikshtv.in पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।